नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। यूके ट्रिपल एसई स्नातक स्तरीय परीक्षा लीक का मामला अब और भी ज्यादा उजागर हो चुका है, क्योंकि जांच कमेटी ने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंप दी है। ये बड़ी जानकारी है। परीक्षा रद्द करने पर सीएम बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं और परीक्षा रद्द करने की ही मांग लगातार छात्रों का पहला प्रथम उद्देश्य रहा है, क्योंकि यूके ट्रिपल एसई पेपर लीक मामले में जो बड़ा घोटाला हुआ है उसके चलते युवाओं को वो इंसाफ चाहिए। इसीलिए परीक्षा रद्द करके इसकी सीबीआई जांच की मांग लगातार हमारे परीक्षार्थी करते आए हैं और इसी पर एसआईटी ने अपनी जांच सीएम धामी को सौंप दी है और अब सीएम धामी पेपर रद्द करने से जुड़ा एक बड़े निर्णय को ले सकते हैं। ये बड़ी जानकारी है। यूके ट्रिपल एसई पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है, जहां पर जांच कमेटी ने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट सौंपने के बाद अब सीएम धामी बड़ा फैसला ले सकते हैं और परीक्षा रद्द भी कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार कब तक ये फैसला लिया जाएगा, महत्वपूर्ण विषय रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, यूके ट्रिपल एसई पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर जांच कमेटी ने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंप दी है। आखिरकार क्या कुछ फैसले की उम्मीद लगाई जा सकती है सीएम धामी से? हाँ, देखिए निश्चित बिल्कुल जिस तरह से यूके ट्रिपल एसई के पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसके बाद से छात्र लगातार इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर के जांच टीम गठित की गई थी और लगातार उनको कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द वह अपनी जांच करने के बाद वह रिपोर्ट शासन को सौंपे। और इसमें जो है जिस तरह से जांच कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सीएम धामी को सौंपी गई है, उसके बाद अब देखना होगा कि इस पर किस तरह का बड़ा फैसला जो है वो लेते हैं, क्योंकि लगातार जो छात्र हैं वो यही मांग कर रहे थे कि परीक्षा को रद्द किया जाए, परीक्षा दोबारा से कराई जाए। और अब जिस तरह से जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, किस तरह के खुलासे हैं, उसके बाद किस तरह का वो एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरह से सीबीआई की जांच की मांग जो है उनके द्वारा की जा रही थी, उसे मांग को जो है उसमें संतुष्टि दे दी गई थी और केंद्र को भी उसके लिए जो है मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं हमारी ओर से जो है अनुरोध किया जाएगा ताकि इस पर जो है जल्द जो है सीबीआई की जांच शुरू हो सके और पूरे मामले का खुलासा हो सके। लेकिन जो जांच कमेटी उस दौरान जो है पूरे प्रकरण की जांच कर रही थी, उसने जो है अपनी जो जांच पूरी रिपोर्ट बनाई है वो पूरी मुख्यमंत्री को सौंप दी है। और अब देखना है कि आखिरकार अगला एक्शन क्या होगा। क्या परीक्षा रद्द का जो मामला जो है लगातार छात्र उठा रहे थे, उस पर जो है कहीं न सहमति बनती है, उनको इससे पूरी मांग को पूरा किया जाता है या फिर अगला कोई कदम उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है सभी की नजर उस जांच रिपोर्ट के बाद होने वाले एक्शन पर है। जी बिल्कुल। और सीएम धामी क्या इस रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे, या फिर सीबीआई जांच की जो मांग लगातार जारी रही और उसको लेकर सीएम धामी की तरफ से जो संस्तुति दी गई थी, क्या अब इस एसआईटी जांच के बाद सीधे सीबीआई का रुख भी हो सकता है? हाँ, देखिए जिस तरह से जांच कमेटी ने अपनी पूरी जांच की है और जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसको वो देखेंगे कि आखिरकार इस जांच रिपोर्ट में किस तरह का खुलासा हुआ है, किस तरह से वो पूरी टीम इस पूरे प्रकरण की जांच करके लाई है। तो उस पूरे पहलुओं पर जो है कहीं ना कहीं समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद अगला एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर देखें तो छात्र तो लगातार ही परीक्षा की रद्द की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी जांच के बाद वो किस तरह से संतुष्ट होते हैं, जो पूरी समीक्षा होती है उसके बाद जो एक्शन मुख्यमंत्री लेते हैं उस पर कितना संतुष्ट होते हैं, ये देखना होगा। क्या मुख्यमंत्री भी इस जांच टीम के बाद जो है की जो रिपोर्ट है उसके बाद क्या सीबीआई के वो भी पक्षधर रहेंगे कि हाँ, सीबीआई से भी एक बार पूरे पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। तो देखने वाली बात है। तमाम विषयों पर अब देखना होगा कि अगला जो अपडेट है वो सीएम धामी की तरफ से किस तरह से रहता है। ठीक है योगेश, आप भी नजर बनाए रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून में समग्र शिक्षा उत्तराखंड की ओर से विद्यालय शिक्षा में आईसीटी योजना के अंतर्गत 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड पे संचालित वर्चुअली और स्मार्ट कक्षाओं के केंद्रित स्टूडियोज का सीएम धामी ने शुभारंभ किया है। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा गांव भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कार्यक्रम के दौरान बच्चों के पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। मैं आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन हमारे राज्य के शैक्षणिक इतिहास में
एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं जो न केवल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की आधारशिला रखने में भी बहुत सहायक सिद्ध होगी। ये हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम प्रदेश के 840 सरकारी विद्यालयों में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने जा रहे हैं। आईसीटी योजना के अंतर्गत इन विद्यालयों में 1680 वर्चुअल कक्षाएं स्थापित की जा चुकी हैं। साथ ही देहरादून के रायपुर में स्थित नवोदय विद्यालय में 2 अत्याधुनिक केंद्रीय वर्चुअल स्टूडियो भी स्थापित किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आप सभी के साथ आज इस नवीनतम स्टूडियो के माध्यम से आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं से, अपने कर्णधारों से भविष्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देने वाले अमृतकाल के सभी सारथियों को मैं यहां से आज संवाद उनके साथ स्थापित कर पा रहा हूं। प्रिय छात्र छात्राओं, आज के आधुनिक युग में शिक्षा और ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि डिजिटल तकनीकों, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट क्लासरूम्स के माध्यम से अनंत संभावनाओं के दौर खुल रहे हैं, जो किसी सीमा रेखा तक नहीं रहेगा। एक इन्फिनिटी तक जाने का ये मार्ग हमारे लिए खुल रहा है। इन नवाचारों के जरिए आप न केवल अपने पाठ्यक्रम की सामग्री को और अधिक रोचक और सरल तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों और शिक्षकों के साथ सीधे संवाद और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार करने के लिए नई शिक्षा नीति लागू की गई। वहीं आईसीटी योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण संस्थानों, वर्चुअल कक्षाओं और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तरों पर कार्य कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल बाटिका की शुरुआत का क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू की हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। प्रदेश में जहां एक और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं सभी 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। आज हम 840 नए विद्यालयों में हाइब्रिड मोड के स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से अब विद्यार्थी घर बैठे ही आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चे तुरंत फीडबैक प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे स्वयं अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि उन्होंने कितना सीखा और उन्हें अभी किस विषय में कितनी और अधिक मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है। यही नहीं, इसके माध्यम से राज्य और देश के जाने माने विशेषज्ञ शिक्षकों से सीखने का भी अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 5 PME विद्या चैनल भी संचालित कर रहे हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं और 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं, वहीं राज्य के बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य से
राज्य के प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी हमने की है। यही नहीं, राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 8 ट्रेड्स में व्यावसायिक शिक्षा भी प्रारंभ की गई है, जिसमें 42,000 से अधिक छात्र छात्राएं कौशल आधारित शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन हुआ है। और इस प्रकार का जो मैं भी थोड़ी देर पहले आरुषि हमारी बेटी जो रुद्रप्रयाग से जुड़ी थी, मैं उनसे कह रहा था कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नवाचार को अपनाने का प्रयास किया है। यह भी हमारा एक नवाचार ही था, जिसकी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी सराहना की है, एक अभिनव प्रयास था। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा भी तैयार की गई है। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने देश भर और प्रदेश भर में आई बालिकाओं को स्मार्टफोन वितरित किए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बालिकाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है। माननीय कैबिनेट मंत्री जी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भी कि जो हमारे कक्षा 10 और कक्षा 12 की जिले स्तर की उनका सम्मान किया करेंगे और उसके साथ साथ उनको प्राप्त तथा प्रत्येक विकास खंड के कक्षा 12 के प्रथम स्थान और नई उमंग आप सबके अंदर पैदा करेगा और भविष्य में जिन जिन परीक्षाओं का भी आप जीवन में सामना करेंगी या जिन जिन परीक्षाओं को भी आप भाग लेंगी, उन सभी चुनौतियों को, सभी परीक्षाओं को, चाहे वो लिखित वाली परीक्षाएं हों या जीवन में आने वाली अन्य परीक्षाएं हों, यह आपके लिए बहुत बड़ा एक अनुभव का काम करेगी और आपको जीवन और परीक्षाओं के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगी। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी बेटियों ने पुनः अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से और अपने संकल्प से बोर्ड परीक्षाओं में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया है। मुझे बताया गया कि इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में कुल 90% प्रत्याशी विद्यार्थी सफल हुए, जिसमें छात्राओं की सफलता का प्रतिशत 93% से अधिक रहा है। और इंटरमीडिएट परीक्षा में जो 83% विद्यार्थी सफल रहे हैं, उसमें भी हमारी बेटियों का प्रतिशत सफलता का 86% से अधिक रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को भविष्य में भी इसी प्रकार निरंतर बनाए रखेंगी और इसी प्रकार अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपने आत्मविश्वास और समर्पण के साथ सफलता की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगी और जीवन के जिस क्षेत्र का भी आप सब चयन करेंगी, उस क्षेत्र में लीडर बनेंगी। नेता बनेंगी नेता कि नहीं बनेंगी? कौन कौन नेता बनेगा जरा बताइए, हाथ खड़ा करिए। अरे भाई देखो, ऐसा है कि नेता केवल राजनीति के क्षेत्र में आने से नेता नहीं होता है। जीवन के जिस क्षेत्र में भी यदि आप वैज्ञानिक बने तो प्रोफेसर कलाम जैसा काम करें, वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता। आप पर्वतारोहण के क्षेत्र में चले जाएं तो बछेंद्री पाल जैसे नेता, जिन्होंने हिमालय की चोटियों को, पर्वत शिखरों को छूने का काम किया। आप आईटी के क्षेत्र में चले जाएं
तो एस नारायण मूर्ति जैसा काम करें। आप एथलीट्स के क्षेत्र में जाएं तो पीटी उषा जैसा काम करें। क्रिकेट में जाते हैं तो लोग सचिन तेंदुलकर जैसा बनते हैं, विराट कोहली जैसा बनते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनते हैं, अगर उनको कह सकते हैं हम उस क्षेत्र के नेता। डॉक्टरों के क्षेत्र में जाएं तो ऐसे डॉक्टर बने जैसे आज बड़े बड़े डॉक्टर हमारे वेदांता वाले, ये वाले, डॉक्टर त्रेहान से लेकर अनेक नाम ऐसे हैं जिनको भारत सरकार ने भी पद्म विभूषण जैसी पुरस्कारों से सम्मानित किया है। पत्रकारों के क्षेत्र में जाएं तो ऐसे निर्भीक पत्रकार बने। जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में जो सबसे आगे रहे, सबसे अच्छा काम करे, एक आदर्श श्रेष्ठ उदाहरण देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलिए। हाँ, ऐसे भी बन जाएंगे। रेखा जी बैठी हैं, जैसे मैं हूं यहां पर, इसमें से भी कुछ आप लोग बन जाएंगे। 5-10 लोग तो कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए नेता बनोगे ना? अब बनोगे कि नहीं नेता? तो इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं कि अब आप सब लोग आने वाले समय में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे और अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे। और इस सत्य से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो हमारा समाज है उसकी रीढ़, उसकी कोई शक्ति होती है तो नारी शक्ति होती है। यदि किसी राज्य की नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो या कोई समाज की नारी आगे बढ़ रही है, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो देश हो, प्रदेश हो, समाज हो, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस समाज की नारी आगे बढ़ रही है उसके विकास को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यस्त नार्यस्तु पूजन्ते रमन्त तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, मातृशक्ति का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। और वहीं सच्चे अर्थों में संस्कृति और संस्कार और समृद्धि समाते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। हर प्रकार की संपन्नता वहां पर होती है। मेरा मानना है किसी भी समाज की प्रगति में उसकी महिलाओं और उनकी बालिकाओं की शिक्षा कैसी हो रही है, ये बहुत बड़ी निर्भरता उस पर होती है। क्योंकि जब हमारी बेटियां शिक्षित होती हैं, जब बेटियां आगे बढ़ती हैं, बेटियां संस्कारित होती हैं, तो वो न केवल अपने जीवन को उज्जवल बनाती हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को और भविष्य को भी संवारने का काम करती हैं, पीढ़ियों को भी उज्जवल बनाने का काम करती हैं, आने वाली भविष्य को भी सुंदर बनाने का काम करती हैं। आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जब से उन्होंने काम करना प्रारंभ किया 2014 के बाद, अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर बेटियों के लिए लिए गए हैं, हमारी मातृशक्ति के लिए लिए गए हैं, महिलाओं के लिए लिए गए हैं, और उनके कुशल नेतृत्व में नारी शक्तिकरण के सशक्तिकरण के लिए भी जो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दीपावली से पहले एलटी में चयनित 1400 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र का तोहफा मिलने जा रहा है। दरअसल हाईकोर्ट की ओर से एलटी भर्ती परीक्षा पर जो रोक लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि दीपावली से पहले 1400 से ज्यादा युवाओं को शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। वहीं 30 नवंबर से पहले 2100 प्राइमरी शिक्षक के पदों पर भी नियुक्तियां होंगी, जिसके लिए नियमावली में बदलाव किया गया है और NIOS से DLT का ये युवाओं को भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। कि हाई कोर्ट का अब निर्णय आ गया है और हाई कोर्ट ने आयोग को कह दिया है कि आप अब नियुक्तियां कर सकते हैं। आयोग ने भी हमको जो है लिस्ट प्रकार दे दी है और मुझे लगता है कि हम दीपावली से पहले सभी टीचर्स को जो है नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, ताकि 1400 इंटर कॉलेजों में
हमारे एलटी के टीचर आ सके, और मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो टीचर्स की कमी थी एलटी की वो पूरी हो जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई और राज्य सरकार से 28 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। पूर्व में पाखरो वाले मामले में कुछ डायरेक्शंस हुई थी, इसमें सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, जिसके बाद कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जिनकी भूमिका पाई गई थी सीबीआई द्वारा चार्जशीट फाइल की गई और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन उनके अगेंस्ट ग्रांट कर दी गई थी। लेकिन उसमें कुछ अधिकारी ऐसे थे जिनकी भूमिका नहीं पाई गई थी, एक अधिकारी, और उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन सैंक्शन डिनाई कर दी गई थी। शासन द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी, परंतु आश्चर्यजनक रूप से 7 दिन बाद फिर से बिना किसी नए आधार के प्रोसिक्यूशन सैंक्शन गवर्नमेंट द्वारा दे दी गई, जिसको यहाँ चैलेंज किया गया था। तो आज कोर्ट ने इसमें सीबीआई से और राज्य सरकार की जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उससे जवाब मांगा है, उनको काउंटर। उत्तराखंड हाईकोर्ट में उत्तरकाशी और चमोली जिले की थराली तहसील में पिंडर और प्रमाणित नदियों में 22 अगस्त को आई पड़ी आपदा के बाद क्षेत्रवासियों को आ रही समस्याओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के साथ ही प्रभावित लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। याचिका जो दाखिल करी गई थी ये मेरे द्वारा ही करी गई थी, इन पर्सन करा था मैंने। और इसमें जो सड़क की बदहाली थी, हॉस्पिटल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था वहाँ पे, उसे शिफ्ट कर दिया गया था दूसरी जगह में। और साथ ही साथ में क्या कहते हैं कि बच्चे जो स्कूल जाने वाले थे उनको भी बहुत उसमें समस्या आ रही थी, तो इसको लेके हमने PIL दाखिल करी थी। 22 अगस्त को वहाँ पे एक बादल फटा था तहसील थराली में, सगवाड़ा गांव है, वहाँ पे एक बच्चे की भी मृत्यु हो गई थी उसमें। 29 अगस्त को भी एक बादल फटा था, मोपाटा एक गांव है, तो उसको लेकर हमें जनहित याचिका दाखिल करी गई थी। तो माननीय उच्च न्यायालय के समकक्ष आज ये PIL आई थी, उसमें उन्होंने ये कहा है, सबसे पहले तो उसमें स्टेटस रिपोर्ट मंगाई गई है कि एक्चुअली क्या काम हुआ है वहाँ पे अब तक और आगे आगे कैसे कैसे काम होने जा रहा है। विकासखंड के ग्राम जमरगढ़ी में वित्तीय जलागमन और साथ ही साथ निर्वाचन सचिव दिलीप जावलकर ने दौरा किया है। ग्रामीणों ने पारंपरिक ढोल ढमाऊ की थाप और फूलमालाओं से उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया और अभिनंदन किया। ऐसे में सचिव ने जेफ 6 परियोजना के अंतर्गत हो रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और ग्रामीणों से संवाद किया। विश्व बैंक द्वारा धनपोषित यह योजना एक जेफ योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से अभी हम लोग कृषि को इस प्रकार से हम लोग करें कि उसमें जंगली जानवरों से होने वाला आपका नुकसान है वो कम से कम हो, और जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार जो जिस प्रकार के हम लोगों ने ये क्रॉप्स लगाने चाहिए, किस प्रकार से जो है उसमें सुधार कर लिया जाए या बदलाव कर लिया जाए, ये मुख्य उसका उद्देश्य है। और उसी के हिसाब से आज यहाँ पर ग्रामीणों के साथ यहाँ पर एक बैठक की गई और काफ़ी अच्छी बैठक रही। उसमें काफ़ी लोगों का काफ़ी सुझाव प्राप्त हुए हैं और उसी के अनुसार हम लोगों को आवश्यकता है कि उसके हम लोग ये कार्य योजना बनाएं अपनी और उसका क्रियान्वयन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।